एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, जिसे हम शॉर्ट में MACT कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। हम मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के सेक्शन 165 से लेके 176 तक को कम्प्लीटली इसको कवर करेंगे, इन सेक्शंस को इस वीडियो में, ठीक है। अगर आपको मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पे क्वेश्चंस आता है तो आपको कौन से सेक्शन लिखने हैं, सेक्शन नंबर 165 से लेके 176 तक के सेक्शंस लिखने हैं मोटर व्हीकल एक्ट के, ठीक है। आज की अब इस वीडियो में कवर करेंगे MACT होता क्या है, ठीक है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, कंपनसेशन क्लेम कौन कर सकता है, ट्रिब्यूनल की क्या पावर्स होती हैं, जूरिसडिक्शन क्या होती है, अपील कब होती है, ये सब हम इससे रिलेटेड ट्रिब्यूनल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो टॉपिक आज हम कवर कर रहे हैं ये LLB, LLM, जुडिशरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एंड ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हम सभी सेक्शंस को डिटेल में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इजी लैंग्वेज में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। साथ ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से सेक्शन इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। मैं आपको ईजी नोट्स प्रोवाइड करूँगी, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आपको अगर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे DM कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो गिवन इन माई डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। वी स्टार्ट विद द सेक्शन 165। 165 किसकी बात कर रहा है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के बारे में, ठीक है। आपको अगर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के बारे में पूछ लेते हैं तो आपने कौन सा सेक्शन लिखना है, सेक्शन नंबर 165 लिखना है पहले, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल फॉर सच एरिया एज मे बी स्पेसिफाइड। द ट्रिब्यूनल शैल एजुकेट द क्लेम फॉर कंपनसेशन अराइजिंग फ्रॉम। इसमें क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले इस सेक्शन में क्या बता रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, किसके पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन पब्लिश करके एक या एक से ज़्यादा मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल बना सकती है, वन और मोर देन वन क्लेम ट्रिब्यूनल बना सकती है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, साथ ही ध्यान रहे ट्रिब्यूनल के किसी भी एरिया के लिए बना सकती है, ठीक है। MACT मतलब स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किस डिस्ट्रिक्ट या फिर किस रीज़न के लिए कितने MACT इस्टेब्लिश करने हैं, ठीक है। ये कौन डिसाइड कर रहा है, सब कुछ चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। अब क्या कह रहे हैं कि MACT का काम सिर्फ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट से रिलेटेड कंपनसेशन क्लेम को डिसाइड करना होता है, ठीक है। MACT का काम क्या है, सिर्फ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट से रिलेटेड जो भी कंपनसेशन है, ठीक है, कंपनसेशन क्लेम हो रहा है उसको डिसाइड करना है, ठीक है। और अब क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, डेथ ऑफ एनी पर्सन ड्यू टू द यूज़ ऑफ मोटर व्हीकल। कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल इन केस में कंपनसेशन डिसाइड करेगी। कौन कौन से केसेस में डिसाइड करेगी, ए में जैसे हमने पढ़ा कि अगर किसी पर्सन की मोटर व्हीकल की यूज़ की वजह से क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे भी कौन कंपनसेशन क्लेम को डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट ही, मतलब कि क्लेम ट्रिब्यूनल ही डिसाइड करेगा। और बी में क्या कह रहे हैं, अगर किसी पर्सन को बॉडीली इंजरी हो जाए तो वो भी कौन डिसाइड करेगा, क्लेम कंपनसेशन का क्लेम ट्रिब्यूनल ही डिसाइड करेगा। अगर डैमेज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द थर्ड पर्सन ड्यू टू द यूज़ ऑफ द मोटर व्हीकल, दैट मीन्स अगर किसी थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, ठीक है, तो ये भी कौन क्लेम डिसाइड करेगा, कंपनसेशन का क्लेम ट्रिब्यूनल ही डिसाइड करेगा। नेक्स्ट डी में क्या कह रहे हैं, या फिर बॉडीली इंजरी या फिर प्रॉपर्टी या दोनों ही एक साथ हो जाए, ठीक है, बॉडीली इंजरी हो जाए, डेथ हो जाए या फिर प्रॉपर्टी का डैमेज हो जाए, ये दोनों चीज़ें क्या हो जाए, इकट्ठे हो जाए, तो भी इन चारों में का मैटर कौन डिसाइड करेगा, कंपनसेशन क्लेम से रिलेटेड क्लेम ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आइए एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है इसकी, द एक्सप्रेशन क्लेम फॉर कंपनसेशन ऑल्सो इंक्लूड्स द क्लेम अंडर सेक्शन 164 नो फॉल्ट लाइबिलिटी। इसमें क्या कह रहे हैं कि क्लेम फॉर कंपनसेशन का क्या मतलब है, सिर्फ नॉर्मल कंपनसेशन नहीं है,
ठीक है, इसमें सेक्शन 164, ठीक है, सेक्शन 164 किसके बारे में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, नो फॉल्ट लाइबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 164 की नो फॉल्ट लाइबिलिटी भी इंक्लूड होएगी। ठीक है, इस सेक्शन में जो भी हम कंपनसेशन की बात कर रहे हैं, क्लेम फॉर कंपनसेशन की बात कर रहे हैं, उसमें और क्या इंक्लूड होगा, सेक्शन 164 नो फॉल्ट लायबिलिटी वाली भी क्लेम अब इंक्लूड होगा। ठीक है, इससे पहले वीडियो में मैंने कवर करा था कंपनसेशन अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले जाके आप वो देखिएगा। ठीक है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी प्लेलिस्ट का, मोटर व्हीकल एक्ट की जो भी मैं वीडियोस वहाँ पे चैनल पे डालूंगी वो आपको इजीली मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका क्लॉज सेकंड क्या कह रहा है। द क्लेम ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ द such number of member as the state government think fit. If are 2 or more member, one of them shall be appointed as the chairman. इसमें कह रहे हैं कि क्लेम ट्रिब्यूनल में कितने मेंबर होंगे, ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, अगर ट्रिब्यूनल में 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर होंगे तो उनमें से एक को क्या बना दिया जाएगा, चेयरमैन बना दिया जाएगा एक को। ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा मेंबर है तो उसमें से एक को क्या बना देंगे, चेयरमैन बना देंगे। और वैसे कितने मेंबर होने चाहिए ये कौन डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, अब आइए थर्ड क्लॉज पे, इसमें क्या कह रहे हैं, अ पर्सन इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ अ क्लेम ट्रिब्यूनल इफ़ ही और शी has been a judge of the high court or has been a district judge or is a qualified appointed as a judge of the high court as the district judge। ठीक है, इसमें थर्ड क्लॉज में क्या कह रहे हैं कि ये उसके पास हाई कोर्ट जज या फिर डिस्ट्रिक्ट जज बनने की ठीक है, थर्ड क्लॉज में ये बता रहे हैं कि एमएससीटी का जो मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी है। ठीक है, अब देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। ए में ये बताया इन्होंने कि वो हाई कोर्ट का जज हो या फिर पहले से हाई कोर्ट जज रह चुका हो। ठीक है, बी में क्या कह रहे हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज हो या फिर पहले से डिस्ट्रिक्ट जज रह चुका हो। सी में क्या कह रहे हैं कि उसके उस हाई कोर्ट जज या फिर डिस्ट्रिक्ट जज बनने की लीगल क्वालिफिकेशन हो। ठीक है, सी में सिर्फ क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ हो गए हमारे, थर्ड क्लॉज भी हो गया। फोर्थ क्लॉज में क्या कह रहे हैं इसमें, वेयर 2 or more claim tribunal are constituted for any area, the state government by the general or the special order regulate the distribution of business among those tribunal। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर किसी एरिया में एक से ज़्यादा क्लेम ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है कि वो डिसाइड करे कि कौन सा ट्रिब्यूनल कौन सा केस सुनेगा। ठीक है, इस पावर को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस कहा जाता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, अगर एक से ज़्यादा ट्रिब्यूनल है तो उनमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस करेगा। ठीक है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी स्टेट गवर्नमेंट जनरल ऑर्डर से भी दे सकता है और या फिर स्पेशल ऑर्डर से भी दे सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 165 हो गया। अब आइए सेक्शन नंबर 166 पे। सेक्शन 166 किसकी बात कर रहा है, एप्लीकेशन फॉर दी कंपनसेशन। ठीक है, दैट मीन्स कंपनसेशन क्लेम फाइल कौन करेगा, यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्लॉज में क्या कह रहे हैं, an application for the compensation arising out of the accident referred to the section 165 clause 1 as may be made by the। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर किसी एक्सीडेंट में कोई इंजर्ड हुआ है तो वही इंजर्ड पर्सन कंपनसेशन एप्लीकेशन फाइल करेगा। ठीक है, इसमें कह रहे हैं जो पर्सन इंजर्ड हुआ है एक्सीडेंट से वही क्या करेगा, कंपनसेशन एप्लीकेशन को फाइल करेगा। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि अगर किसी की प्रॉपर्टी डैमेज हुई है तो प्रॉपर्टी ओनर भी उसकी अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकता है। फर्स्ट में क्या पड़ा, जो इंजर हुआ है वो करेगा एप्लीकेशन फाइल। ठीक है, बी में क्या कह रहे हैं, जिसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का ओनर है वो करेगा। ठीक है, सी में क्या कह रहे हैं कि सभी लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलकर भी एप्लीकेशन दे सकते हैं या फिर उनमें से कोई एक भी एप्लीकेशन दे सकता है। ठीक है, सी हो गया। डी में क्या कह रहे हैं कि अगर इंजर्ड पर्सन या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव खुद एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता तो उनका
ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट भी एप्लीकेशन को क्या कर सकता है, फाइल कर सकता है। ठीक है, ये हो गया डी। अब आइए इसके प्रोवाइजो पे। इसका प्रोवाइजो क्या कह रहा है, if all the legal representative of the deceased have not joined in the application shall be filed on the behalf of or for the benefit of the all the legal representative and those who have not joined shall be made the respondent। ठीक है, इसमें फर्स्ट प्रोवाइजो क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी का रोड एक्सीडेंट में एक पर्सन की डेथ हो गई है, ठीक है, तो उसके 4 लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, तो उनमें से अगर सिर्फ 2 लोग कंपनसेशन एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं तो क्या एप्लीकेशन इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं नहीं, अगर 4 लीगल रिप्रेजेंटेटिव में से सिर्फ 2 पर्सन भी जाके एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा कि वो वैलिड ही है। ठीक है, फर्स्ट प्रोवाइजो सिंपली आप सुनिए क्या कह रहा है कि अगर सभी लीगल रिप्रेजेंटेटिव एप्लीकेशन में शामिल नहीं है तब भी एप्लीकेशन को क्या माना जाएगा कि वो एप्लीकेशन क्या है, वैलिड है। ठीक है, लेकिन जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव एप्लीकेशन में शामिल नहीं हुआ है उन्हें रिस्पोंडेंट बनाना ज़रूरी होगा। और इसका पर्पस ये क्या है कि कंपनसेशन का जो भी बेनिफिट है सभी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिल सके और फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो। ये क्या कह रहा है, फर्स्ट प्रोवाइजो कह रहा था। अब सेकंड प्रोवाइजो क्या कह रहा है, इफ़ अ पर्सन एक्सेप्ट द कंपनसेशन अंडर द फॉल्ट फ्री लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 164 देयर क्लेम पिटीशन अंडर सेक्शन 166 लैप्स। ठीक है, सेकंड प्रोवाइजो में क्या कह रहे हैं, इसमें अगर कोई पर्सन सेक्शन 164 के अंदर नो फॉल्ट लाइबिलिटी की कंपनसेशन एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया सेक्शन 164 क्या बता रहा है, नो फॉल्ट लाइबिलिटी की कंपनसेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर कोई पर्सन सेक्शन 164 के अंदर कंपनसेशन ले लेता है तो उसकी जो सेक्शन 166 के अंदर क्लेम पिटीशन होगी, ठीक है, जो सेक्शन 166 के अंदर मतलब कि इस सेक्शन के अंदर जो एप्लीकेशन लगा रहा है, ठीक है, कंपनसेशन क्लेम करने की, वो क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, 166 वाली लैप्स हो जाएगी अगर उसने सेक्शन 164 में कंपनसेशन नो फॉल्ट लाइबिलिटी में ले ली है तो। अब आइए क्लोज सेकंड क्या कह रहा है इसका, द एप्लीकेशन में बी फाइल्ड at the option of the claimant before the claim tribunal having the jurisdiction over। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, कंपनसेशन एप्लीकेशन क्लेमेंट अपनी चॉइस के हिसाब से 3 जगह फाइल कर सकता है। ठीक है, जो कंपनसेशन एप्लीकेशन है क्लेमेंट अपनी चॉइस के हिसाब से इन तीनों जगह में से कहीं भी फाइल कर सकता है। अब वो 3 जगह कौन कौन सी है, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ हो, वेयर द एक्सीडेंट अकर। ठीक है, सेकंड क्या कह रहे हैं, द एरिया वेयर द क्लेमेंट रिजाइड और कैरी हिज बिजनेस, मतलब जहाँ पे क्लेमेंट रहता है या फिर उसका बिजनेस हो वहाँ पर भी वो क्या कर सकता है, एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ठीक है, वहाँ के ट्रिब्यूनल पे। और थर्ड में क्या कह रहे हैं, जहाँ डिफेंडेड रह रहा हो, ठीक है, मतलब जहाँ पे डिफेंडेड रह रहा हो वहाँ पे भी फाइल कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या कह रहे थे, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, सेकंड में क्या कह रहे थे, जहाँ पे जो क्लेमेंट है रह रहा है और उसका बिजनेस कैरी कर रहा है वहाँ पे भी हो सकता है, और या फिर वहाँ पे थर्ड में क्या कह रहे हैं, डिफेंडेड जहाँ पे रह रहा हो। ठीक है, एप्लीकेशन शैल बी प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड द कंटेन दी प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स, दैट मीन्स एप्लीकेशन एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, और जो भी इसमें प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स हैं होंगे वो सभी मेंशन होने चाहिए एप्लीकेशन में। नेक्स्ट क्लॉज 3 क्या कह रहा है इसमें, impose a strict limitation period of 6 months from the date of the accident for filing the compensation application। इसमें क्या कह रहे हैं कि कंपनसेशन एप्लीकेशन एक्सीडेंट की डेट से 6 मंथ के अंदर फाइल करनी चाहिए। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन हम फाइल कर रहे हैं ट्रिब्यूनल को दे रहे हैं वो कब फाइल करनी है, 6 मंथ के अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर जब से एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, 6 मंथ के अंदर फाइल करनी होगी एक्सीडेंट के। ठीक है, फोर्थ क्लॉज में क्या कह रहे हैं,
mandate that the claim tribunal must treat the report of an accident forwarded by the police officer under section 159 as then the application for the compensation under this section. ठीक है, इसका फोर्थ क्लॉज क्या कह रहा है कि अगर पुलिस ऑफिसर जो है सेक्शन 159 के अंडर एक्सीडेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ट्रिब्यूनल को भेजता है, ठीक है, सेक्शन 159 के अंडर पुलिस जो है जो भी रिपोर्ट है वो किसको भेज रही है, ट्रिब्यूनल को भेज रही है, ठीक है, तो ट्रिब्यूनल उस रिपोर्ट को ही कंपनसेशन एप्लीकेशन मान लेगा, ठीक है, जो भी वो रिपोर्ट सेंड करी गई है ट्रिब्यूनल को, उसको वो रिपोर्ट को क्या मान लेंगे, जैसे कि वो एप्लीकेशन फाइल करी गई है कंपनसेशन के लिए, ठीक है। अब आइए फिफ्थ क्लॉज में क्या कह रहे हैं, द कंपनसेशन क्लेम कैन कंटिन्यू आफ्टर द इंजर्ड पर्सन डेथ, देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन परस्यू द क्लेम रिगार्डलेस ऑफ वेदर द डेथ वॉज ड्यू टू द एक्सीडेंट, इंजरीज और सम अदर रीजन्स, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर इंजर्ड पर्सन कंपनसेशन क्लेम फाइल करने के बाद किसी और रीज़न या फिर एक्सीडेंट इंजरी के रीज़न से डेथ हो जाती है, ठीक है, अगर इंजर्ड पर्सन कंपनसेशन क्लेम फाइल करने के बाद, ठीक है, इंजर्ड पर्सन ने अपनी कंपनसेशन तो जो एप्लीकेशन थी उसको फाइल कर दिया ट्रिब्यूनल के पास, ठीक है, अब बाद में उसकी क्या हो जाती है, इंजर्ड पर्सन की किसी रीज़न से डेथ हो जाती है, तब भी वो कंपनसेशन क्लेम ख़त्म नहीं होता है, ठीक है, वो कंटिन्यू ही रहेगा, ठीक है, जो भी उसका कंपनसेशन क्लेम है उसको कंटिन्यू ही रखा जाएगा, कंटिन्यू आफ्टर द इंजर्ड पर्सन डेथ, जैसे कि ये लिखा है, ठीक है। उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, देन उसकी तो डेथ होगी, अब उसको क्लेम बाद में कौन क्लेम करेगा, देन कौन करेगा उसको बाद में क्लेम, उसके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन दी परस्यू दैट क्लेम, ठीक है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस क्लेम को कंटिन्यू करेंगे बाद में, ठीक है। अब आइए सेक्शन नंबर 167, ऑप्शन रिगार्डिंग क्लेम फॉर कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस। इसमें क्या बता रहे हैं इस सेक्शन में, ऑप्शन रिगार्डिंग दी क्लेम फॉर कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस, मतलब कि क्या बता रहे हैं कि कौन कौन से एक्ट के अंदर क्लेम मिल सकता है। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं सेक्शन, वेयर द डेथ ऑफ or bodily injury to any person give rise to a claim for compensation under Motor Vehicle Act and the Workmen's Compensation Act 1923. The person entitled to compensation may claim compensation under either of the two acts but not under the both. अब सुनिए इसमें क्या कह रहे हैं कि कभी कभी एक ही एक्सीडेंट के लिए कंपनसेशन दो अलग एक्ट्स के अंदर भी मिलती है। फर्स्ट एक्ट कौन सा हो गया, मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, एंड द सेकंड वन इज़ द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 हो गया, ठीक है। दो एक्ट्स के अंदर हमें कंपनसेशन क्लेम मिल रही है, दो अलग एक्ट्स के अंदर, ठीक है, बट ऐसी सिचुएशन में क्लेमेंट सिर्फ एक ही एक्ट के वो चूज़ करेगा, ठीक है, वो दोनों एक्ट के अंदर नहीं अपनी कंपनसेशन फाइल करेगा, सिर्फ एक एक्ट के अंदर ही फाइल करेगा। दैट मीन्स वो दोनों एक्ट की कंपनसेशन का फ़ायदा इकट्ठे नहीं उठा सकता, सिर्फ एक एक्ट को ही कैरी ऑन करेगा जिसके अंदर वो चाहता है कि वो कंपनसेशन क्लेम करे, ठीक है, वन ऑफ ईदर ऑफ वन, ठीक है, या ये वाले एक्ट में ले ले या फिर ये वाले एक्ट में ले ले कंपनसेशन, दोनों में से एक में ही ले सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 167। नेक्स्ट वी हैव द सेक्शन नंबर 168। ये भी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, अवार्ड से रिलेटेड है, अवार्ड ऑफ द क्लेम ट्रिब्यूनल, दैट मीन्स मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के अवार्ड किससे रिलेटेड है ये। इसका फर्स्ट क्लॉज क्या कह रहा है, ऑन रिसीविंग एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 166 द क्लेम ट्रिब्यूनल शेल, क्या कह रहे हैं कि एप्लीकेशन तो रिसीव कर ली हमने, कौन से सेक्शन के अंदर, 166 के अंदर, उसके बाद क्लेम ट्रिब्यूनल क्या करेगा, गिव द नोटिस टू द एप्लीकेशन टू द इंश्योरर, क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा ट्रिब्यूनल इंश्योरर कंपनी को क्या भेजेगा, नोटिस भेजेगा, ठीक है, नोटिस टू द एप्लीकेशन टू द इंश्योरर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, गिव ऑल द पार्टीज इंक्लूडिंग द इंश्योरर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसके बाद क्या करेगा,
ओनर, ड्राइवर और इंश्योरेंस को सभी को क्या करने का, अपनी बात रखने का मौका देगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा सभी को, ठीक है। उसके बाद करेगा होल्ड एन इंक्वायरी इनटू द क्लेम। आफ्टर दैट क्या करेगा, इंक्वायरी को होल्ड करेगा, ठीक है, इंक्वायरी, प्रॉपर इंक्वायरी करेगा, ठीक है, ट्रिब्यूनल। देन उसके बाद क्या करेगा ट्रिब्यूनल, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 163 डिटरमाइन द जस्ट अमाउंट ऑफ द कंपनसेशन, ठीक है। इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद ट्रिब्यूनल सेक्शन 163 की प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए जस्ट एंड फेयर अमाउंट जो भी होगा कंपनसेशन का डिसाइड करेगा ट्रिब्यूनल, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा ट्रिब्यूनल, स्टेप बाय स्टेप याद रखना जैसे मैं बता रही हूँ। स्पेसिफाई द पर्सन्स इंटाइटल्ड टू रिसीव द कंपनसेशन। ट्रिब्यूनल ये भी डिसाइड करेगा कि कंपनसेशन किसको मिलेगा, ठीक है, कौन इंटाइटल होगा उस कंपनसेशन को रिसीव करने के लिए, ठीक है। और कंपनसेशन क्या पेमेंट कौन करेगा, ठीक है, वो शैल पे दी कंपनसेशन, मतलब कि कंपनसेशन का पेमेंट कौन करेगा, इंश्योर कंपनी करेगी या फिर व्हीकल ओनर करेगा, ड्राइवर करेगा, या इनमें से कौन करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये ट्रिब्यूनल ही बताएगी अवार्ड देते टाइम। ये सभी बातें कौन बताएगी, ट्रिब्यूनल बताएगी। एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद ये वाला प्रोसीजर फॉलो करा जाएगा, ये स्टेप बाय स्टेप याद रखना, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बता दिया। नेक्स्ट वी हैव द सेक्शन नंबर 168 का क्लोज 2 क्या कह रहे हैं, द क्लेम ट्राइब्यूनल शेल डिलीवर द कॉपी ऑफ द अवार्ड to the parties concerned as soon as possible and in case within the 15 days from the date of the award। ट्रिब्यूनल अवार्ड पास करने के बाद उसकी जो कॉपी सभी कंसर्न पार्टीज़ को सेंड करेगा, ठीक है, जो भी अवार्ड की कॉपीज़ होगी वो किसको देगा, पार्टीज़ को, सभी जो भी पार्टीज़ होगी उनको सेंड करेगा, ठीक है। और हर हाल में 15 दिन के अंदर प्रोवाइड करेगा। कितने दिन के अंदर प्रोवाइड करनी है वो जो कॉपीज़ है, विद इन 15 डेज़ के अंदर प्रोवाइड करनी होगी उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्लॉज 3 क्या कह रहा है, द पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू पे द कंपनसेशन अंडर द अवार्ड शैल डिपॉजिट द इंटायर अमाउंट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द अवार्ड इन द मैनर डायरेक्टेड बाय द क्लेम ट्राइब्यूनल। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन कंपनसेशन पे करने की लाइबिलिटी आई है अगर किसी पर्सन पे, कि वो उसकी क्या है लाइबिलिटी, वो कंपनसेशन पे करनी है उसने, ठीक है, चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो या फिर ओनर हो, चाहे वो ड्राइवर हो, इनमें से अगर किसी की भी लाइबिलिटी है कि वो उसने कंपनसेशन पे करनी है तो उसे ट्रिब्यूनल के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग 30 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 30 डेज़ के अंदर पूरा जो भी कंपनसेशन अमाउंट होगा वो पे करना होगा, ठीक है, पे करना होगा। सबसे पहले उसे कहाँ डिपॉजिट करना होगा, ट्राइब्यूनल को डिपॉजिट करवाना होगा। तो इस वीडियो में हमने कवर करे सेक्शन 168 तक। अगर मैं आगे की सेक्शन भी डिस्कस करूँगी इस वीडियो में तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो जो सेक्शन 169 ऑनवर्ड्स रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी प्लेलिस्ट का, ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट की, वहाँ पर आपको मुझे मेरी सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे हो, वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द ईजी नोट्स। अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट्स के या फिर इस वीडियो के, तो आप मुझे टेलीग्राम पे DM कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो गिवन इन माई डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।